नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 15, नाम है दाज्यू और कहानीकार है शेखर जोशी। मैंने आपको बताया था दाज्यू मतलब क्या, बड़े भाई को दाज्यू कहा जाता है। ये एक कहानी है अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में आई हुई एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ की ये कहानी है। तो मैंने विस्तार से पूरी बात आपको बताई थी। तो अब हम यहाँ से इस क्लास में कहानी शुरू करते हैं। तो चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। तो शहर है, छोटा सा शहर, बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है। तो एक चौक है, चौक मतलब 4 रास्ते जहाँ पर जो है इकट्ठा होते हैं, चौक। तो चौक से निकलकर बाईं ओर, बायां मतलब डाबू गुजराती में कहते हैं, तो बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, कैफ़े मतलब होटल, छोटा सा होटल होता है ना जहाँ चाय नाश्ता खाने, साइन बोर्ड मतलब नाम। तो बड़ा सा जो है होटल का नाम है, बोर्ड लगा हुआ है और एकदम ये छोटा सा कैफ़े है। वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। जो जगदीश बाबू ने उस लड़के को पहली बार उस छोटे से कैफ़े में देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। तो वह छोटा सा बच्चा जिसको पहली बार जगदीश बाबू ने उस छोटे से होटल में देखा था, उसका रंग था गोरा चिट्ठा, एकदम गोरा उसका रंग था, नीली शफ़ाफ आंखें, नीली और एकदम चमकीली उनकी आंखें थी, सुनहरे बाल थे और चाल में एक अनोखी मस्ती। जब वह चलता तो मस्ती में, लेकिन शिथिलता नहीं, आलस नहीं, एकदम जो है मस्ती उनकी चाल थी। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, और एकदम स्फूर्तिला था वह बच्चा जो है, एकदम जिस तरह से कमल का पत्ता होता है और उस पर पानी की बूंद हम डालते हैं और एकदम तेजी से वह नीचे फिसल जाती है बूंद, उसी तरह इतनी तेजी से जो है वह चलता था, एकदम फुर्तीला था वह। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो आंखों में एक चंचलता थी, उनकी आंखें एकदम चंचल थी और उनकी आंखों की चंचलता देखकर अगर उसकी उम्र का अनुमान लगाना हो तो 9-10 वर्ष की उसकी उम्र होगी और यही उसकी उम्र जो है वह थी। तो 9-10 साल का वह लड़का था। अध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। तो जगदीश बाबू अंदर जाते हैं, सिगरेट हाथ में है, तो सिगरेट पीते हुए वह अंदर प्रवेश करते हैं। तो जब जगदीश बाबू सिगरेट पीते हुए अंदर प्रवेश करते हैं तो एक मेज, एक टेबल पर से वह खाली प्लेटें उठा रहा था। प्लेट मतलब डिश जो होते हैं नाश्ता जिसमें लाते हैं खाने का, तो वह जो है खाली प्लेटें वह उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था और पास जैसे ही जगदीश बाबू एक कोने में, कोना मतलब खूणों, एक कोने में जो टेबल था वहाँ पर बैठे, जैसे ही जगदीश बाबू बैठे तो वह तुरंत वह सामने खड़ा हो जाता है, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो इतनी तेजी से वह आ जाता है, वहाँ पर खड़ा रह जाता है, मानो कई घंटों से वह इस स्थान पर आने वाले व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो, उसी तरह वह वहीं पर जो है वह खड़ा हो जाता है। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। वह कुछ बोलता नहीं, नम्रता दिखाने के लिए वह थोड़ा झुकता है और थोड़ा सा वह हंसता है, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। वह कुछ बोलता नहीं, मौन रहता है, लेकिन इसी मौन में
होटल का सारा मेनू, मीनू मतलब मेनू, मेनू मतलब पता होता ना वहाँ यहाँ क्या क्या मिलता है, चाय कॉफ़ी नाश्ता, नाश्ते में क्या क्या, तो उसका जो लिस्ट होता है उसे कहते हैं मेनू। तो वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, आप जब होटल में जाते हैं किसी होटल में, पहले की बात, आज आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए नाश्ता, तो उसका मेनू होता है तैयार कागज़ का, वह आपको दे देते हैं, होता है ना, फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। पहले ये नहीं था, पहले जो वेटर होता है, नौकर होता है, वह आपके पास आता और बोलता यहाँ चाय क्या लाऊं, चाय कॉफ़ी, नाश्ते में क्या, तो ये जो है पहले बोलते थे, लेकिन आज तैयार आ गया है, तो ये कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके मौन में ही सारा मेनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। तो जगदीश बाबू ने सिंगल मतलब एक चाय का ऑर्डर दिया, जैसे ही ऑर्डर उसने लिया वह तुरंत ही जाता है, हंसता है, और हंसते हुए वह जाता है और तुरंत जो है पलक झपकते ही मतलब क्षण भर में वह चाय लेकर हाजिर हो जाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया कि हमारी जो भावनाएं, हमारे जो भाव होते हैं, हृदय के भाव, हमारे भाव बहुत विचित्र होते हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विचोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। तो बताया है कि हमारी भावनाएं थोड़ी विचित्र है। कैसे विचित्र है? तो मान लीजिए कभी आप हॉस्टल में जाते हैं, बाद में बताऊंगा, पहले आप देखें कि कभी कभी आप अकेले होते हैं, बिल्कुल आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं होता, एकदम निर्जन निसंग, कोई आपके साथ में नहीं होता, आप बिल्कुल अकेले होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। आपको लगता है कि एकाकीपन में भी सब कुछ आपको निकट लगता है, आपको अपना लगता है। इसके विपरीत लाखों लोग हुए आसपास, बहुत सारे लोग हैं, घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर आपको लगता है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे कोई कारण होता है। इसके पीछे कारण होता है, मान लीजिए कि आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और 9वीं कक्षा में आपको हॉस्टल में भेज दिया जाता है। तो हॉस्टल आपने घर छोड़ा है, घर से आप अलग हुए हैं, आपने अपने माता पिता को छोड़ा है, भाई बहन को छोड़ा है, आपने अपने चाचा चाची, आप सब कुछ छोड़कर आप गए हैं हॉस्टल में। वहाँ और बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप रोने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, आसपास जो है कोलाहल होता है, शोर बकोर होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने अपना घर छोड़ा है, आप अपने घर से अलग हुए हैं, माता पिता को छोड़कर आप गए हैं। तो ऐसे समय में आपको अकेलेपन का अनुभव होता है। तो यहाँ पर जगदीश बाबू के साथ भी ऐसा होता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। जगदीश बाबू बहुत ही दूर अपना गांव, जहाँ उसका गांव था, वह छोड़कर आए हैं। अपने माता पिता, अपने भाई बहन सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, बिल्कुल अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे से के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। तो चौक में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों की चहल पहल होती है, आवाजाही होती है, शोरगुल होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, सब पराए हैं। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। तो थोड़े दिन यहाँ रहकर अनुभव हो जाता है, जान पहचान, उसके बाद उसे ये अपनापन लगे, लेकिन इस समय तो उसे लगता है कि सब अपना नहीं है, सब उसे पराया लगता है। और तब उन्हें अचानक अपना गांव याद आता है, अपने मित्र याद आते हैं,
अपने नज़दीक के शहर के जहाँ मित्रों के साथ नाश्ता करने जाते थे, खाना खाने जाते थे, ये सब उसे याद आता है। आपके साथ भी होता है। मैंने बताया ना कि हॉस्टल छोड़कर आप जाते हैं तो शुरू में वहाँ बहुत सारे बच्चे और भी होते हैं, लेकिन आप अकेले बैठे हैं, आपको लगता है यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। और फिर आपको याद आता है, क्या याद आता है? आपको अपना घर याद आता है, आपको अपने मित्र याद आते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सब आपको याद आता है। और फिर क्या करते हैं? रोते हैं। जगदीश बाबू बड़े थे तो वो रोते नहीं, लेकिन उसे अब ये सब याद आता है। चाय साहब, जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट जाड़ी और वह लड़का तुरंत ही आता है, कहता है चाय लेकर, चाय साहब, तो वो बोलता है। अब जगदीश बाबू जो सिगरेट पी रहे थे वह सिगरेट बुझाकर रागदानी जो थी उसमें सिगरेट उसने बुझा दी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। तो जैसे ही वह लड़का कहता है चाय साहब, तो जगदीश बाबू को लगा कि ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। तो उनको शंका होती है कि ये लड़का शायद मेरे इलाके का हो सकता है। तो उसको शंका हुई तो समाधान भी कर लिया। उसने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने बताया मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि अच्छा नाम है मदन। फिर पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो कहा कि पहाड़ का हो बाबूजी। कहा कि पहाड़ी इलाके से आया हूँ। तो जगदीश बाबू ने कहा पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तो जगदीश बाबू ने कहा कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, आबू भी पहाड़ है, दार्जिलिंग है, मसूरी में है, शिमला है, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव कौन से पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। उसे तो लगा कि मेरा एक ही पहाड़ है। आज जब जगदीश बाबू ने बताया तब उसे पता चला कि ओहो इतने सारे पहाड़ हैं। तब उसे तो मुस्कुरा कर बोला अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। कहा कि अल्मोड़ा का हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? कहा कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। जब उसने कहा कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव, तो वह थोड़ा संकोच में पड़ जाता है। क्यों संकोच में पड़ जाता है? उसे नाम लेने में थोड़ी शर्म आती है। क्यों? शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। उसके गांव का नाम थोड़ा अलग था, निराला अलग था, और ये नाम लेने में थोड़ा शर्मा रहा था। इस कारण टालता हुआ सा बोला। वह जवाब नहीं देना चाहता तो वह बोला वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। उसने कहा कि वह तो दूर है, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा कि नाम तो कुछ होगा? तो कहा डोटिया लगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला, शर्माता हुआ बोला डोटिया लगो। नाम थोड़ा विचित्र है ना, इसीलिए उसे शर्म आती थी, वह लेना नहीं चाहता था। लेकिन जगदीश बाबू ने जब आग्रह किया तो वह कहता है डोटिया लगो, शर्माता हुआ बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। अब जगदीश बाबू अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे, तो जैसे ही मदन ने अपने गांव का नाम बोला डोटिया लगो, तुम जगदीश बाबू के चेहरे पर जो एकाकीपन था वह एकदम दूर हो गया, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। और मुस्कुराकर बताया मदन को कि मैं भी तुम्हारे बिल्कुल पास वाले गांव का रहने वाला हूँ। तो मदन भी एकदम प्रसन्न हो गया, और इतना प्रसन्न हो गया कि ऐसा लगा कि उस प्रसन्नता के कारण उसके हाथ में जो चाय की ट्रे थी वह गिर पड़ेगी। इतना वह प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। उसे भी लगता है कि हाँ, वह भी अकेला था बेचारा, वह भी माता पिता अपने भाई बहन सबको छोड़कर यहाँ आया था। तो जब जगदीश बाबू बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे बिल्कुल पास वाले गांव का हूँ, तो वह एकदम प्रसन्न हो जाता है और एकदम खुश हो जाता है। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन प्रसन्नता के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, और वह एकदम अपने भूतकाल, अतीत मतलब भूतकाल में वह जो है खो जाता है, और अपने भूतकाल को जो है वह याद करने लगता है। उसे याद आता है अतीत गांव, अपना गांव याद आता है, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा मतलब माँ, वहाँ पर माँ को ईजा कहते हैं, बाबा, दीदी, भूली, उसकी छोटी बहन जो थी जिसका नाम भूली था, दाजू मतलब बड़ा भाई,
एक एक करके उसे याद आते हैं। अपना गांव याद आता है, अपनी गांव की पहाड़ियाँ याद आती है, नदी, अपनी माँ, अपने बाबा, दीदी, अपनी छोटी बहन, अपना बड़ा भाई, सब जो है वह याद वह करने लगता है। यहाँ तक रखते हैं, अगले पीरियड में आगे का देखेंगे। धन्यवाद।